ओके जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं गैग्स। गैग्स में सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जिस तरह हम 2 मोनोमर्स को मिला लें तो उस तरह कोई चीज़ बन जाए, तो इस तरह जो है गैग्स भी 2 चीज़ों को मिलाने से बनते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें होती हैं अमाइनो शुगर्स, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है अमाइनो शुगर्स, और दूसरा यूरानिक एसिड्स के मिलने से ये बनते हैं, ठीक है? और अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो इस तरह लिख देनी है, जैसे ये लिखी हुई है, गैग्स आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स इसलिए क्योंकि ये 2 टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बने हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स। अमाइनो शुगर्स आर डिफरेंट, यूरानिक एसिड्स आर डिफरेंट, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। फैमिली ऑफ लीनियर पॉलीमर्स, यानी जो हमारे पास शुगर है वो एज अ लीनियर फॉर्म में इस तरह अटैच होगी, उनमें कोई ब्रांचेस नहीं होगी, यानी यूँ ब्रांच करके कोई ऊपर लगा हुआ नीचे लगा हुआ, इस तरह कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, ठीक है? तो लीनियर पॉलीमर्स कंपोज ऑफ रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स। रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स कौन से हैं? एक तो उसमें अमाइनो शुगर्स हैं, दूसरा यूरानिक एसिड्स हैं। अमाइनो शुगर्स 2 तरह की इसमें हो सकती हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो सकती है या एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन हो सकती है। और यूरानिक एसिड्स इस तरह इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एल आइड्रोनिक एसिड, ठीक है? और उसके अलावा नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि हम गैग्स को ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेन्स को जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्यों कहते हैं, जो हमने देखा है। तो उसको इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ जो है इसकी म्यूकस लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? गैग्स कंटेन स्टेरिफाइड सल्फेट ग्रुप्स। सल्फेट ग्रुप्स इनमें होते हैं जो कि अब यूरानिक एसिड जैसे कि हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे होते हैं, तो उनमें जो है कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा, ज़ाहिर है, तो वो भी नेगेटिव चार्ज है। सल्फेट ग्रुप्स इनमें हो जाते हैं तो वो भी नेगेटिव चार्ज हैं। ये जो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, दे होल्ड लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। ये अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा वाटर को जो है वो होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनमें लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जेल टाइप प्रॉपर्टीज़ आती हैं, म्यूकस टाइप आती हैं, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। और फिर ये ईसीएम भी बना रहे होते हैं विद फाइब्रस कंपोनेंट, जैसे हमने कोलेजन वगैरह को देख लिया, उसके साथ मिलके ये ईसीएम भी बना देते हैं, और इसी वजह से इनको नेम दिया जाता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, क्योंकि ये जेल लाइक सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है? अब गैग्स इंक्लूड, ये सारी बातें देख ली। गैग्स इंक्लूड जो मतलब गैग्स में कौन-कौन से गैग्स आते हैं, 6 टाइप से गैग्स हैं। हाइड्रोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्माटान सल्फेट, कैराटान सल्फेट, हेपरिन और हेपरान सल्फेट। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि हमसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा गैग है जो सल्फेटेड नहीं है। ऑल गैग सल्फेटेड हैं, याद रखें, सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड सल्फेटेड नहीं है। इसके डिफरेंसेस अगर पूछ लिए जाएँ कि बाकी गैग से क्या है, तो उसमें एक ये भी आ जाता है कि सल्फेटेड नहीं है, बाकी हम बाद में देखते हैं। उसके बाद कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट मोस्ट अबंडेंट गैग इन बॉडी है। अगर हमारे पास एमसीक्यू आ जाए कि मोस्ट अबंडेंट गैग कौन सा है इन बॉडी, तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है। मोस्ट हेट्रोजीनस गैग अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा, कैराटान सल्फेट, क्योंकि इसमें एडिशनल मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं इनके अलावा, ठीक है? ये जो हमने 2 देखे हैं। इनके अलावा इसमें एडिशनल भी मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ मोस्ट हेट्रोजीनस, के बाकी तो हेट्रोजीनस हैं ही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स और भी ऐड हैं। उसके अलावा हेपरिन जो है इंट्रासेलुलर गैग है। ये बाकी सारे जो गैग्स हैं, ये सारे जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर हैं सिवाय हेपरिन के। हेपरिन इंट्रासेलुलर गैग है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंट्रासेलुलर गैग कौन सा है, एसईक्यू में भी आ सकता है, तो वो हेपरिन है। उसके बाद हेपरान सल्फेट जो है वो कहाँ होता है, बेसल मेम्ब्रेन्स में ये पाए जाते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद ये टेबल आपने देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। इससे आपके पास गैस की कॉम्पोजिशन आपको याद हो जाएंगी। लाइक हमारे पास एमसीक्यूज़ में, एससीक्यूज़ में हर जगह गैस की कॉम्पोजिशन ही पूछी जा रही होती है मोस्टली, तो इससे आपको याद हो जाएंगी। इसमें ये याद रख लेना, आपने इस तरह का सीक्वेंस याद रख लेना है। एक ये डब्बा ज़हन में रख लेना, एक ये जो है सी डी के, इस तरह आपने याद रख लेना। जैसे हम ए बी सी डी पढ़ते हैं तो सी डी के से आपने ये सारे सीक्वेंस में याद कर लेना है। बाकी ये सारे एच से बन रहे हैं, ये याद रख लेना है। इन दोनों टेबल्स में देखें, दूसरा जो गैग आ रहा है उसमें हाइड्रोनिक एसिड है। हमने कहा था अमाइनो शुगर्स और यूरानिक एसिड से मिलकर बने हैं ये सारे, तो अमाइनो शुगर्स यहाँ लिखी हुई हैं, यूरानिक एसिड यहाँ लिखे हुए हैं, तो जो दूसरा है ना इन दोनों टेबल्स में, वो हाइड्रोनिक एसिड है, ठीक है? एक ये याद कर लेना है। उसके अलावा जो कैराटान सल्फेट है उसमें यूरानिक एसिड नहीं होता, ये देख लेना है। और ये जो पहला डब्बा है इसमें ग्लैक्टोज नहीं होगा, दूसरे डब्बे में ग्लैक्टोज मस्ट होगा किसी भी सूरत में, यानी कि ग्लैक्ट्रॉनिक एसिड या ग्लैक्टोसामाइन एज अमाइनो शुगर, तो उसमें ग्लैक्टोज लाजमी है। जो पहला डब्बा है उसमें ग्लैक्टोज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक हो गया? अच्छा, तो अब तक हमने ये देख लिया। अब हमने ये देखना है कि इसको बाकी किस तरह याद कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि फ़र्स्ट बॉक्स में हमने कहा ग्लैक्टोज़ नहीं आएगा, तो हर जगह जो है ग्लूकोसामाइन लाज़मी आएगा, ग्लूकुरोनिक एसिड लाज़मी आएगा, और देखा जाए तो हाइड्रोनिक एसिड और हेपरिन सल्फेट की कंपोज़िशन बिल्कुल सेम ही है। तो आपने एक की याद कर ली, दूसरे की याद हो जाएगी, और ग्लूकोसामाइन और ये सब तो आपको याद करने में अब ईज़िली हो जाएगा मतलब। और हेपरिन में है जो एन सल्फेटेड होता है, ग्लूकोसामाइन बाकी दोनों में एसिटाइल होता है, ठीक है? ये इस तरह आपको याद हो जाएगा। बाकी इसमें जो है हमने कहा था ग्लैक्टोज़ मस्ट है, तो यहाँ पे हमने
ग्लैक्टोसामाइन लिख दिया तो यहाँ पे मतलब एक लैक्टोज हमने लिखना है, तो यहाँ ग्लूकुरोनिक एसिड आ गया। यहाँ पे हाइड्रोनिक एसिड है, ग्लैक्टोज नहीं है, तो हमने यहाँ अमाइनो शुगर में ग्लैक्टोज डाल दिया। यहाँ पे हमने कहा कि केराटान सल्फेट में यूरोनिक एसिड है ही नहीं, उसकी जगह यहाँ पे ग्लैक्टोज आ जाता है, तो फिर हमने अमाइनो शुगर में ग्लूकोसामाइन डाल दिया, वहाँ ग्लैक्टोज डालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इस तरह आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गैग्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। अक्सर हमसे ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फंक्शंस बता दें, दो फंक्शंस हाइलोनिक एसिड के बता दें, दो फंक्शंस इसके बता दें, उसके बता दें, मतलब इस तरह गैग से फंक्शंस आ जाते हैं। तो ये देख लेना है, ये लिखे हुए हैं कि जो हाइलोनिक एसिड है सर्व एज लुब्रिकेंट इन सैनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स, सैनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स और विट्रियस ह्यूमर और वर्टिब्रेट आई में ये पाया जाता है। कार्टिलेज टेंडन्स में उनको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। उसके अलावा क्वेश्चन भी आया होता है अक्सर प्रॉफ में कि जो हमारे पास आर्थराइटिस होता है, क्योंकि जॉइंट से रिलेटेड है आर्थराइटिस, तो जॉइंट्स के आर्थराइटिस में हमारे पास कौन सा गैग उसको दिया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, इस तरह याद रख लेना। उसके बाद हाइलुरोनिडेज एंजाइम है जो कि हाइलुरोनिक एसिड को जो है वो हाइड्रोलाइज कर रहा है। तो ये हमारे पास बेनिफिटेड तो नहीं होगा, क्योंकि गैग तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसे एंजाइम जो उसको तोड़ रहा है वो तो बेनिफिटेड नहीं होगा, तो वो हमारे अंदर होता भी नहीं है, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है जो हमारे अंदर इन्फेक्शन वगैरह करने आए होते हैं। ठीक है, तो वही बताया हुआ है कि एन एंजाइम सेक्रेटेड बाय सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन हाइड्रोलाइज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को वो तोड़ देता है, जो बैक्टीरिया में एंजाइम है ये वाला, और जो टिश्यूज़ को है ना मोर ससेप्टेबल बना देता है टू बैक्टीरियल इन्वेजन। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, अब हम हाइड्रोनिक एसिड देख रहे हैं तो उसका ही फर्दर देख लेते हैं कि ये बाकी गैग से किस तरह डिफरेंट है। एक तो हमने देखा था कि ये सल्फेटेड नहीं है, बाकी गैग्स जो हैं वो सल्फेटेड हैं। तो बाकी गैग्स और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर जनरली मच शॉर्टर पॉलीमर्स, ये यानी कि वो हाइड्रोनॉन से मच शॉर्टर हैं। ठीक है, कोवलेंटली लिंक टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। गैग जो हाइड्रोन होता है वो कोवलेंटली लिंक नहीं होता, ये भी याद रख लेना है। सल्फेटेड भी नहीं होता, और बाकी गैग जो है सल्फेटेड होते हैं। इस तरह ये आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ें याद रख लेनी है। नेक्स्ट आ जाती हैं कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की फंक्शंस, कंट्रीब्यूट्स टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कार्टिलेज टेंडन्स। ठीक है, वॉल ऑफ एओर्टा ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन कार्टिलेज दे बाइंड कोलेजन, और उसके फाइबर्स को एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क देता है कोलेजन फाइबर्स को। ठीक है, डर्माटान सल्फेट के कुछ फंक्शंस हैं कि ये कंट्रीब्यूट टू प्लाइबिलिटी ऑफ स्किन एंड इन ब्लड वेसल्स, ये प्रेजेंट होता है। डर्माटान है क्योंकि, तो डर्माटोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्किन होता है, तो स्किन को ही प्लाइबिलिटी देगा। ठीक है, उसके बाद आता है केराटान सल्फेट। केराटिन हमारे पास ऐसी चीज़ों में होता है जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं। केराटिन होता ही हार्ड करने के लिए, जैसे हमारे पास नेल्स हैं, हेयर हैं, ठीक है, हॉर्न्स हूफ्स वगैरह में उनको थोड़ा सा ना मतलब रफ स्ट्रक्चर देने के लिए हमारे पास केराटिन होता है, या केराटान सल्फेट हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हेपरिन। हेपरिन के फंक्शंस क्या हैं, एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और हमारे पास मोस्टली पूछा हुआ भी यही होता है। हेपरिन के फंक्शन भी पूछे होते हैं। तो ये इनहिबिट करता है कोएगुलेशन को, एंटी थ्रोम्बोटिक है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीएज इनहिबिटर जो है वो उसको बाइंड कर लेता है, यानी एंटीथ्रोमिन को, और जो है इनहिबिट करा देता है कोएगुलेशन को। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास ब्लड सैंपल, जो हम ब्लड सैंपल्स वगैरह निकालते हैं उनको एयर के थ्रू उनमें ना क्लॉट्स बन जाते हैं, तो उसमें भी उसको डाला जाता है ताकि एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर सके। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस, ये बीमारियां हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, फर्स्ट के हमारे पास लाइपेज है तो वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, प्रोटीएज है तो प्रोटीन्स को कर रहा है। ठीक है ना, उनको एकुमुलेट नहीं होने दे रहा। अब जो हमारे पास गैग्स होते हैं उनके भी एंजाइम्स होते हैं जो उनको एकुमुलेट नहीं होने देते बॉडी में, लेकिन अगर वो एंजाइम्स, वो लाइसोसोमल एंजाइम्स, उनकी जीन्स में कोई म्यूटेशंस आ गई हैं या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, यानी कि वो बन ही नहीं रहा है या वो डिफेक्टिव बन रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ये बीमारियाँ होती हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस, यानी कि गैग्स हमारे अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स कॉमन हैं। ये कौन कौन सी जो बंदों में हो जाती हैं, वो MPS 1 या हलर सिंड्रोम है, मोस्ट सिवियर फॉर्म है। MPS 2 या हंटर सिंड्रोम में एक्स लिंक्ड होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं सिवाय हंटर सिंड्रोम के, एक्स लिंक्ड है। ठीक है, थर्ड वाला MPS 3 या सैन फिलिपो सिंड्रोम इसको कहते हैं, या MPS 4 और स्लाई सिंड्रोम इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इन जो बीमारियां हैं इनसे रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्लिनिकल्स भी बन जाते हैं, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। इस टेबल से आपको जो है क्लिनिकल डायग्नोज करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें सबसे पहले ये बताया हुआ है, अच्छा हमने सैन फिलिपो सिंड्रोम इसमें इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि ये तीनों जो बीमारियां हैं ये आपस में कहीं ना कहीं लिंक हो रही हैं, इनके सिम्टम्स कुछ ना कुछ, तो ये याद करने में ईजी रहेगा। सैन फिलिपो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कैसे
हमने इनको रिलेट करके पढ़ना है तो अच्छे से याद हो जाएंगे। इसमें पहले हम देख लेना कि डेफिशिएंसी किस एंजाइम की हुई तो ये बीमारियां हुई। इसमें अल्फ़ा एल आइड्रोनिडेज़ की है, इसमें हंटर में आइड्रोनेट सल्फाटेज़ की डेफिशिएंसी है, इसमें बीटा ग्लूकोरोनिडेज़ की डेफिशिएंसी है स्लाइस सिंड्रोम में, ठीक है। उसके अलावा ये हलर जो है मोस्ट सिवियर फॉर्म है, ये एक्स लिंक्ड है, हमने पहले देख ली, ठीक है। अब हम सिम्टम्स पे आते हैं इनके। सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोज करने में सिम्टम्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हलर सिंड्रोम है ना, उसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग है, लेकिन जो हंटर है उसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मोस्टली हलर और हंटर से ही हमारे पास क्लिनिकल बन रहा होता है, तो जिसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग आ गई दैट इज़ हलर सिंड्रोम, ठीक है। बाकी सिम्टम्स भी देख लेंगे, लेकिन जिसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं हुई दैट इज़ हंटर सिंड्रोम, ठीक है। तो अब इसमें ड्वार्फिंग भी है, कोर्स फेशियल फीचर्स, ये बाकी भी याद कर लेना है ताकि क्योंकि कॉर्नियल क्लाउडिंग उसमें भी है, लेकिन वो इतना आता नहीं है, इन दोनों में से आते हैं। बाकी भी देख लेना है इनके सिम्टम्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, हमसे पूछा होता है क्लिनिकल दे के, एक तो हमने डायग्नोज करना होता है, वो हमने सिम्टम्स से कर लेना है। फिर हमने पूछा होता है कि इंजाइम को कौन सी डेफिशिएंसी है, वो हम ये वाले इंजाइम बता देंगे कौन सी डेफिशिएंसी। उसके बाद हमसे पूछा होता है कि इसमें कौन से गैग की डिग्रेडेशन जो है अफेक्ट हुई है, वो इन तीनों में ही डिग्रेडेशन ऑफ डर्माटान सल्फेट एंड हेपरान सल्फेट ही अफेक्ट हो रही है, तीनों में ही। देखें ये बहुत रिजेंबलेंस हो रही है इन तीनों में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने साथ लिख दिए हैं। तो ये तीनों में ही इन्हीं की ही डिग्रेडेशन इफेक्टिव है। उसके बाद ये जो है कैन बी ट्रीटेड बाय बोन मैरो और कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है इन दोनों में है। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ऐसे नहीं है, तो इन दोनों में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सैन फिलिपो सिंड्रोम। इसकी ना टाइप्स होती हैं, टाइप ए बी सी डी। इसमें ये जो है दिया हुआ है कि ये किन किन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये सारे आपने देख लेना। टाइप ए जो है हेपरान सल्फामिडेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। टाइप बी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिनेडेज की डेफिशिएंसी की वजह से। टाइप सी ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी की वजह से। और टाइप डी जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 6 सल्फाटेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास ये तीनों बीमारियां हैं। सब इनमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हलर और हंटर सिंड्रोम है, ये आपने याद कर लेना है।